गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ कक्षा 12 के अकाउंटेंसी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साझेदारी प्रवेश यानी कि पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करेंगे कि साझेदारी फर्म में नया साझेदार किस प्रकार आता है, क्या व्यवस्थाएं उसके बारे में हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी प्रवेश क्या होता है? जब किसी फर्म में दो या दो से अधिक साझेदार पहले से ही कार्य कर रहे होते हैं और जब उस फर्म में किसी नए साझेदार नए व्यक्ति की एंट्री होती है तो वह साझेदारी प्रवेश कहलाती है। यानी कि पुरानी साझेदारी चल रही है कुछ व्यक्तियों के साथ, जैसे मान लेते हैं किसी फर्म में ए बी सी तीन साझेदार थे। यदि वो चौथे व्यक्ति डी को प्रवेश देना चाहते हैं तो ये उस डी का प्रवेश ही साझेदारी प्रवेश कहलाता है। इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं ये बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले किसी भी विद्यमान फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है कि एक नए साझेदार को भी फर्म में जोड़ा जाए, तो उसके लिए यहाँ पर नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है। तो नए साझेदार जब फर्म में आता है तो क्या जरूरत पड़ती है पुराने साझेदारों को कि नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए। उसमें पहला टॉपिक है अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए। मान लेते हैं कि व्यवसाय में जो भी साझेदार हैं, 2, 3, 4 जितने भी हैं, उनको व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए और विकास करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन वो लोग पुराने साझेदार उस पूंजी को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो वो ये निश्चय करते हैं कि किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दे देते हैं जिससे वो अपनी पूंजी के रूप में कुछ ना कुछ राशि लाता है, जिससे वो पूंजी फर्म में लगती है और आगे व्यवसाय का विकास हो पाता है। यानी कि अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए किसी साझेदार की आवश्यकता फर्म को हो सकती है। दूसरा टॉपिक है प्रबंध एवं संचालन के लिए। प्रबंध एवं संचालन के लिए कभी कभी व्यवसाय को और थोड़ा विकास करने के लिए कुशल व्यक्ति या कुशल संचालनकर्ता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पहले हैं वो भी कर रहे हैं, उसने और थोड़ा कुशल संचालन किया, कुछ अच्छा व्यक्ति जो इसको और अच्छी तरीके से चला सके, तो वो ऐसे व्यक्ति को तलाश करके फर्म के कुशल संचालन के लिए उसके नए व्यक्ति को प्रवेश नए साझेदार के रूप में फर्म में दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रसिद्ध या प्रभावशाली व्यक्ति। प्रसिद्ध या प्रभावशाली व्यक्ति का समाज में बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिन्हें अधिक ख्याति प्राप्त होती है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रभाव है उन लोग उस व्यक्ति का अन्य लोगों पर। तो यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय से फर्म से जुड़ जाता है तो उसकी प्रसिद्धि का, उसकी प्रभावशीलता का लाभ भी फर्म को मिलने लगता है। इसलिए साझेदार चाहते हैं कि ये प्रभावशाली व्यक्ति को फर्म में जोड़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कोई विद्यमान साझेदार, पुराने जो साझेदार होते हैं, यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसके स्थान पर एक नए साझेदार के प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो इन परिस्थितियों के आधार पर फर्म को आवश्यकता हो जाती है कि वो नए फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दे। अब बात आती है आगे कि यदि जब फर्म में नया साझेदार आ जाता है तो उसे अधिकार क्या प्राप्त है, क्यों कोई व्यक्ति एक फर्म में साझेदार के रूप में जुड़ना चाहेगा, क्या अधिकार प्राप्त है उसको, यानी नए साझेदार के अधिकारों की बात हम करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए 1-2 नंबर में जरूर यूपी बोर्ड में आता है। तो ये देखेंगे कि नए साझेदार को क्या प्राप्त अधिकार है, वो फर्म से जुड़े तो क्यों जुड़े। सबसे पहले लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। फर्म जो भी लाभ कमाएगी, जो भी लाभ कमाएगी वो साझेदारों के मध्य बांटा जाता है, और यदि वो व्यक्ति फर्म में जुड़ता है तो उसे भी उस लाभ का हिस्सा मिलने लगता है। यानी कि व्यक्ति फर्म में जुड़कर फर्म को होने वाले लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। दूसरा अधिकार है संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। जब वो फर्म में जुड़ जाता है तो वो भी अन्य साझेदारों की तरह फर्म का मालिक ही, वास्तविक स्वामी ही माना जाता है। तो वो जो फर्म की संपत्तियां हैं, ऐसी संपत्तियां जो फर्म के नाम में हैं, वो उन संपत्तियों में भी हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। यदि भविष्य में संपत्तियां बेची जाती है तो उन संपत्तियों में भी उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो पहला था लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार और दूसरा है संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। तीसरा टॉपिक है व्यवसाय के संचालन का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति नए साझेदार के रूप में जुड़ता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो व्यवसाय के संचालन में भी भाग ले सकता है, व्यवसाय को अन्य साझेदारों की भांति व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें देखने का अधिकार। पुस्तकें देखने का अधिकार यानी फर्म के जो हिसाब किताब की पुस्तकें बनी हैं उन पुस्तकों को देखने का अधिकार साझेदार को होता है। तो हम यहाँ 4 देखें। लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार,
व्यवसाय के संचालन का अधिकार और फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। अब हम बात करेंगे कि जब साझेदार प्रवेश करता है कोई फर्म में, कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, तो उस समय फर्म की पुस्तकों में क्या क्या लेखे किए जाते हैं, किस प्रकार फर्म के लेखों में व्यवस्था की जाती है। तो साझेदारी फर्म में यानी प्रवेश करते समय क्या लेखे किए जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, पहले हमें मानना पड़ेगा कि किसी फर्म में पुराने साझेदार यानी कि ओल्ड पार्टनर्स, मान लेते हैं हम किसी भी फर्म में ओल्ड पार्टनर्स यानी पुराने साझेदार 3 मान लेते हैं, जिसमें ए, बी और सी हैं। ये ए, बी, सी तीनों पार्टनर अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनका व्यवसाय काफी समय से चल रहा है। अब इनको ये आवश्यकता महसूस होती है कि वो किसी नए व्यक्ति को अपनी फर्म में एक साझेदार के रूप में प्रवेश दें। तो इन्होंने तीनों ने ये निश्चय किया, साझेदारी प्रवेश के लिए आवश्यक बात यह है कि तीनों ही साझेदार एग्री, सहमत होने चाहिए कि किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए। यदि कोई भी असहमत है तो नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है कि तीनों ही साझेदार ये सहमत होते हैं कि एक न्यू पार्टनर के रूप में डी को प्रवेश देना चाहते हैं। वो फर्म में ए, बी, सी पुराने साझेदार थे, इन्होंने ये सहमति आपस में व्यक्त की कि भाई एक नए पार्टनर को फर्म से जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये निश्चय किया कि डी को फर्म में प्रवेश देना है। तो अब डी के प्रवेश के समय फर्म में क्या आवश्यक लेखे किए जाएंगे, ये टॉपिक है। देखते हैं क्या आवश्यक इसमें लेखे किए जाएंगे। मान लेते हैं ये वो डेट है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वो लाइन है जिसमें वो डी को यहां प्रवेश दे रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस डेट तक 3 साझेदार और इसके बाद इस डेट के बाद कितने साझेदार हो जाएंगे, ए, बी, सी और ये नया साझेदार डी। यानी ये वो डेट है जिसमें हमें इस साझेदार को जोड़ने से पहले सारे आवश्यक लेके करने होते हैं। तो हम इस डेट में, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये वो डेट है जिस डेट में नए साझेदार को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर है 3 साझेदार। अब तक जो भी लाभ हानि होता था, जो भी फर्म की व्यवस्थाएं थी, वो एबीसी की जिम्मेदारी थी। लाभ होगा तो एबीसी बांटेंगे, हानि होगी तो उनको भी एबीसी को ही सहन करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि अब इस डेट के बाद यदि कोई लाभ हानि होता है तो वो उन 3 के साथ साथ डी को भी मिलेगी, ए, बी, सी, डी। यानी यहाँ पुरानों में बैठेगी और इस डेट के बाद इस डेट में वो नया साझेदार जुड़ता है तो वो भी फर्म के लाभ हानि में हिस्सा पाने का अधिकार रखने लगता है। तो वो व्यवस्था आगे चलती है। हम यहाँ पर इस डेट में एंट्री करते हैं तो वो एंट्रीज क्या होती हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो एंट्री क्या है देखते हैं। तो इसमें देखो कि तो आइए देखते हैं कि इस जब साझेदार प्रवेश करता है तो उस संबंध में क्या लेके किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, हमें सारी व्यवस्था यही देखनी। मान लेते हैं यहां पर कोई प्रॉफिट है या लॉस भी हो सकता है, ये फर्म में पहले से था। तो यदि इस प्रॉफिट को या लॉस को इस डेट में समाप्त नहीं किया गया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि समाप्त नहीं किया गया, समाप्त करने का मतलब पुराने साझेदारों ने आपस में नहीं काटा। यदि पुराने साझेदारों ने कोई पुराना लाभ या हानि व्यवसाय में है, यदि उसे नहीं बांटा और वही प्रॉफिट बिना बांटा, क्योंकि बांटा नहीं, वही प्रॉफिट या लॉस आगे चला जाता है, तो आपने देखा पहले तो इसको ए, बी, सी तीनों लेते हैं। अब क्योंकि आगे चला गया और आगे जो फर्म है उसमें 4 साझेदार हैं, यदि इन्होंने पुराने साझेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई पुराना लाभ है और उसे आगे ले गए, तो आज उस लाभ में डी भी शामिल हो जाएगा, जबकि डी को ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ये लाभ डी ने कमाया ही नहीं है, ये पुराना लाभ था और पुराना लाभ था तो पुराने साझेदारों को ही मिलना चाहिए, नए साझेदार का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। यानी बात यहाँ पर क्लियर स्पष्ट आ जाती है कि नया साझेदार
इस डेट से फर्म के कार्यों के लिए, फर्म के लाभ के लिए, फर्म के लिए उत्तरदायी होता है। इससे पहले केवल पुराने साझेदार यानी पुरानी फर्म में जो साझेदार थे वही लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जब हम नए साझेदार को प्रवेश करते हैं तो ये देख लेते हैं कि फर्म में कोई पुराना लाभ या कोई हानि तो नहीं है। अगर यदि कोई लाभ या हानि फर्म में पुरानी होती है तो सभी साझेदार यानी ओल्ड साझेदार, केवल ओल्ड साझेदार उस लाभ या हानि को अपने आप आपस में बांटकर समाप्त कर देते हैं, जिससे वो लाभ या हानि आगे ना जाए, जिससे डी उसमें शामिल ना हो जाए। इसमें पुराने लाभों में क्या क्या आता है ये आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में मिलेगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व आपको मिल सकता है। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व पुराना कमाया गया लाभ जो इकट्ठा होता रहता है वो पुराने साझेदारों का होता है। इसलिए जब नई फर्म में बनती है यानी नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस जनरल रिजर्व को या कभी कभी स्पष्ट दिया होता है लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये लाभ है, पुराना लाभ है, इसको हम बांट लेते हैं। यानी कि सबसे पहले पहला टॉपिक है अवितरित लाभ या हानि जो भी है को पुराने साझेदारों में बांटना। पुराने साझेदारों में पुराना लाभ या हानि बंटने से वो समाप्त हो जाता है और जब नया साझेदार फर्म में जुड़ता है तो वो आगे फर्म में नहीं जाएगा। अब ये हमने देखा, ये तो हमें लायबिलिटीज में स्पष्ट लिखे मिल जाते हैं कि ये जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है। कभी कभी एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो वो हानि होती है, इन सभी को बांटना होता है। ये तो वो है जो हमें केवल बैलेंस शीट को देखने से पता चल रहा है। कभी कभी फर्म को ऐसा लाभ या हानि भी होती है जो बैलेंस शीट को देखने से स्पष्ट पता नहीं चलती। यानी कि क्या वो लाभ हानि होती है उसके बारे में थोड़ा हम ये देखेंगे। संपत्तियां और दायित्व। संपत्तियां और दायित्व ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें हैं जिनका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। कोई संपत्ति आज कितने की है तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। दायित्वों के मूल्य कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य घटने बढ़ने के कारण भी फर्म को लाभ या हानि होती है। अब अगर हमने इस डेट पर हमें यह आवश्यकता महसूस होती है कि पुरानी बैलेंस शीट में जो भी संपत्तियां हैं, जो भी दायित्व हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी क्यों है? यानी कि जब भी हम फर्म में है तो पुरानी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? क्योंकि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। मूल्य बढ़ने, संपत्तियों के मूल्य बढ़ने से लाभ होगा, दायित्वों का मूल्य यदि हो गया तो हानि होगी। तो इस तरह पुनर्मूल्यांकन पर भी जो लाभ या हानि होती है वो भी पुराने साझेदारों के लिए ही होती है, नए साझेदारों के लिए नहीं होती है। यदि हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन ना करें, मान लीजिए हमने संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया, मान लेते हैं कोई संपत्ति हमने शुरू में 10,000 लगाई थी, आज उसकी वैल्यू 15,000 की हो गई है, लेकिन आज भी वो पुस्तकों में 10,000 ही लिखी है, तो ये 5,000 रुपए का हमें अतिरिक्त लाभ हुआ, लेकिन हमने इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया और ये संपत्ति आगे पहुंचेगी तो उसमें भी डी को हिस्सा मिलना लगेगा, जबकि डी इसमें लाभ पाने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि पुरानी संपत्ति पुराने साझेदार ने लगाई है और इस डेट में ये सारी ये क्लियर करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या करना है। तो उसमें पुनर्मूल्यांकन का जो भी लाभ या हानि होता है वो भी पुराने साझेदार आपस में बांटकर खत्म कर देते हैं। पुनर्मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं इसको मैं आपको अगली वीडियो में भेजूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो हम पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।